तीन वेक्टर है और तीनों क्या है, किसी पॉइंट के क्या है, पोजीशन वेक्टर है। तो ए पॉइंट का क्या हो गया अभी, ए पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या हो गया, ए वेक्टर। बी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या मान लिया मैंने, बी वेक्टर। और सी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या मान लिया अभी मैंने, सी वेक्टर। ठीक है, और ये किसी प्लेन में या किसी स्पेस में तीन पॉइंट है, तीनों पॉइंटों के अंदर क्या आपको पोजीशन वेक्टर दे रखे, ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर। ठीक है, और क्या प्रूव करना चाहता है अभी, क्या कह रहा है, प्रूव करके दिखाओ। बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर प्लस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ए बी सी। इस पूरे प्लेन ए बी सी के ऊपर ये वेक्टर क्या होगा, परपेंडिकुलर। अरे है नहीं बात, तुम मेरे को ये बताओ, मैं ए बी वेक्टर निकाल दूं और बी सी वेक्टर निकाल दूं, और अगर इन दोनों का जो मैं परपेंडिकुलर वेक्टर निकाल दूंगा तो ये पूरे प्लेन पे वो जो आंसर है वो परपेंडिकुलर होगा कि नहीं होगा। अगर वो आंसर यही आ गया तो ये वेक्टर इन तीनों पे क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया। पूरे प्लेन पे क्या हो गया, परपेंडिकुलर। क्या समझ में नहीं है? अरे इस पूरे प्लेन के ऊपर कौन सा वेक्टर परपेंडिकुलर होगा, इस पे जितने भी वेक्टर होंगे उनका क्रॉस प्रोडक्ट तो परपेंडिकुलर होगा। इसका मतलब मैं इस वेक्टर का और इस वेक्टर का अगर मैं क्रॉस प्रोडक्ट निकाल दूं तो वो आंसर ये होगा कि नहीं होगा, तो वो इसमें परपेंडिकुलर, तो पूरे प्लेन पे परपेंडिकुलर हो गया कि नहीं होगा। क्या बात समझ में आई? और वो आंसर अगर ये आ गया तो हमारा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। तो तुम बताओ ए बी वेक्टर क्या होगा। अरे ए बी वेक्टर क्या होगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए। तो आंसर क्या बनेगा अभी, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। क्या बात समझ में आई? अरे बीसी वेक्टर क्या होगा अभी, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी। ठीक है, क्या हो गया अभी, सी वेक्टर माइनस, क्या ये बात दोबारा बताऊं या समझ आ गई, ये बात समझ आ गई? ठीक है, अरे ये बात दोबारा बताऊं या समझ में आ गई? आगे अब हमें क्या निकालना है, ए बी वेक्टर क्रॉस, ये तो चीज अगर इसका आंसर ये आ गया तो ये वेक्टर इस पूरे प्लेन पे क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। करें तो क्या बनेगा, ए बी वेक्टर बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर माइनस बी वेक्टर। क्या बेटा ये बात समझ में आ? ठीक है, करो मल्टीप्लाई करेंगे तो बी वाले दोनों से क्रॉस प्रोडक्ट होगा, तो बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर माइनस बी वेक्टर माइनस के ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर माइनस बी वेक्टर। क्या ये बात समझ में आ गई? तो करोगे क्या बढ़ेगा, बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर माइनस बी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर प्लस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। क्या बेटा ये बात समझ में आ गई? ये आंसर कितना हो जाएगा, 0। तो क्या बन गया, बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर प्लस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तुम बताओ ये वही तो आंसर है? अरे है या नहीं? इसका मतलब ये आंसर इस पूरे प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर। अरे इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट इस पूरे, इन दोनों पे परपेंडिकुलर है, और जो इन दोनों पे परपेंडिकुलर इस पूरे प्लेन पे जितने वेक्टर सब पे क्या हो गया, परपेंडिकुलर है। अरे भाई उनका परपेंडिकुलर ये हो सकता है तो उस परपेंडिकुलर के पैरेलल तो होगा। इसका मतलब ये जो वेक्टर आएगा ये प्लेन के ऊपर क्या हो गया, हम तो तीन वेक्टर की बात कर रहे थे। अरे आई कि नहीं बात समझ में? तो ये जो आंसर है ये पूरे प्लेन ए बी सी प्लेन पे, बाहर कुछ भी हो पर ये जो प्लेन होगा इस पूरे पे तो यही परपेंडिकुलर होगा। कौन सा, ए बी क्रॉस। अगर आप ए सी क्रॉस बी सी निकालते तब भी यही आंसर आता, आप ए सी क्रॉस ए बी निकालते तब भी यही आंसर आता। आपको पता है ट्रायंगल बन रही है, आंसर किसी से निकाल लो वही आएगा। अरे आई कि नहीं यही बात समझ ले? अरे दोबारा बताओ या समझ में आ गया? तो जब भी पूछे किसी प्लेन के परपेंडिकुलर वेक्टर क्या होगा तो उन वेक्टर का क्या पूछेगा आपसे, क्रॉस प्रोडक्ट। दोबारा बताने समझ में आ गया? अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या दे रखा आपको अभी, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है अभी अगला क्वेश्चन, सब कुछ पढ़ा हुआ है उस क्वेश्चन का, बस एक ही क्वेश्चन में कई चीज आपसे पूछनी। अगला जो क्वेश्चन दे रखा है उसका ए वेक्टर आपको क्या दे रखा है अभी, 1/7 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप। बी वेक्टर आपको क्या दे रखा है, 1/7 3i कैप माइनस के 6j कैप प्लस 2k कैप। जो सी वेक्टर आपको दे रखा है 1/7
6 आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस के 3 के कैप। ठीक है, ये आपको दे रखा है। क्या कहता है, शो दैट या प्रूव दैट ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर is a right-handed orthogonal system of unit vector in space। क्या क्या कह रहा है, ये तीनों यूनिट वेक्टर होना चाहिए किसी स्पेस के, और किसी स्पेस में ये राइट हैंडेड ऑर्थोगोनल ऐसे, ये मैं लेफ्ट बता रहा हूं, ये राइट ऐसे। इसका मतलब ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ये सी वेक्टर है। आगे बात सुन, ये तीनों वेक्टर यूनिट वेक्टर हो और तीनों वेक्टर एक दूसरे में क्या हो, अगर इसका क्रॉस प्रोडक्ट करें तो आंसर ये, इसका करें तो आंसर। इसी पूरे सिस्टम को क्या बोलते हैं, राइट हैंडेड ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर इन ए स्पेस। अरे आई कैप जे कैप के कैप नहीं पढ़ा, अब वो काम ये करें, समझ रहे हो, जैसे आई क्रॉस जे करते हैं तो आंसर क्या आता है, के कैप आता है। आई कैप क्रॉस जे कैप करते हैं तो आंसर क्या आता है, के कैप आता है। ऐसे ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर करेंगे तो आंसर क्या आना चाहिए, सी वेक्टर। बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर करेंगे तो आंसर क्या आना चाहिए, ए वेक्टर। क्या समझ में आ रही बात या नहीं आ रही, समझ में आ रही, इसका मीनिंग क्या है, इसको क्या बोलते हैं, यूनिट वेक्टर। एक स्पेस में है, ये एक दूसरे पे परपेंडिकुलर भी है, पर ये क्या किसको सेटिस्फाई करते हैं, राइट हैंडेड सिस्टम को क्या करते हैं, सेटिस्फाई। आगे बात सुन, तो सबसे पहले बात करते हैं क्या ये यूनिट वेक्टर है, तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालेंगे, क्योंकि जो वेक्टर यूनिट वेक्टर होगा उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, ठीक है। मैग्नीट्यूड निकालेंगे 1/7 तो कांस्टेंट है, बाहर आ गया, और स्क्वायर रूट ऑफ क्या बन गया अभी 4 + 9 + 36, तो क्या बनेगा 1/7 × 7 बनेगा, नहीं बनेगा, बताओ बना है। अरे आगे बात सुनिए, ऐसे बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो 1/7 स्क्वायर रूट ऑफ 9 + 36 + 8 4, तो 1/7 × 7 में आगे बात। सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1/7, बताओ क्या बनेगा 36 + 4 + 9। तो बेटे ये बात आपको दोबारा समझाऊं या समझ में आया, इसका मतलब ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर कैसे वेक्टर है, यूनिट वेक्टर। आगे बात, दूसरी बात, अगर दूसरा काम करना है, ए वेक्टर किस पे परपेंडिकुलर होना चाहिए, बी वेक्टर, एक ये प्रूव करना है, बी वेक्टर परपेंडिकुलर सी वेक्टर, ये प्रूव करना है, सी वेक्टर परपेंडिकुलर ए वेक्टर, ये प्रूव करना है। इसका मतलब तीनों वेक्टर एक दूसरे पे क्या हो गए, परपेंडिकुलर, तीनों वेक्टर एक दूसरे पे क्या हो गए, परपेंडिकुलर। बाद में देखेंगे ये ऑर्थोगोनल राइट हैंडेड रूल को सेटिस्फाई करते हैं या पहले परपेंडिकुलर तो देख ले, यूनिट वेक्टर तो मिल गए, अब बारी किसके आ गई, परपेंडिकुलर की। इसको ए का डॉट बी के साथ करोगे, ए वेक्टर डॉट प्रोडक्ट ऑफ बी वेक्टर करेंगे तो कितना आ जाएगा 1/49। अरे होगा नहीं होगा, आई वाला आई के साथ मल्टीप्लाई कितना हो गया 6, जे वाला जे के साथ माइनस के 18, के वाला के साथ प्लस के 12, बताओ बेटे कितना आंसर आ गया 0। 18 से 18 कटेंगे कितना आंसर आ गया 0। क्या ये बात समझ में आई, ठीक है। ये बात दोबारा बताऊं या समझ में आ गई, उसके बाद तू बताओ बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर करोगे तो 1/49, बी का सी के साथ 18 -12 माइनस के, बताओ 0 आएगा कि नहीं आएगा। फिर आप सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर करोगे तो 1/49, बताओ सी कितना आएगा 12 + 6 माइनस के 18, कितना आएगा 0। इसका मतलब ये बात सही है, तीनों एक दूसरे पे क्या है, परपेंडिकुलर। आपने यूनिट वेक्टर भी प्रूव कर दिए, परपेंडिकुलर भी प्रूव कर दिए। आगे बात सुन, मैं इस हाथ के बताता हूँ, चौक होता है इसमें, ये लेफ्ट हैंडेड है, ये क्या है राइट हैंडेड। अब क्या करना है, इन दो का क्रॉस प्रोडक्ट इसके बराबर होना चाहिए, इन दो का क्रॉस प्रोडक्ट इसके बराबर, और इन दो का क्रॉस प्रोडक्ट इसके बराबर। इसका मतलब ए क्रॉस बी का जो क्रॉस प्रोडक्ट है किसके बराबर आना चाहिए, सी वेक्टर के। करो ए क्रॉस बी करो, बताओ क्या करोगे, अरे ए क्रॉस बी करोगे तो क्या बनेगा आई कैप जे कैप के कैप, ठीक बात है। ये कितना होगा 2 3 6, ये कितना होगा 3 -6 और 2, ठीक है। अब बात ये 1/7 1 रहेगा, इन सबके नीचे 7 आएगा, इन सबके नीचे 7 आएगा, इस रो से 7 कॉमन, इस रो से 7 कॉमन, कितना बार आएगा 7 नीचे बार आएगा, 7 नीचे 1/49 होगा कि नहीं होगा, तो मैं सीधा लिख दूं 1/49, ठीक है। तो 1/49 आप करोगे आगे
तो बताओ क्या पड़ेगा, कराओ। आई कैप ये रो ये कॉलम कितना होगा 6 प्लस 36, ठीक बात, माइनस जे कैप कितना आएगा ये रो और माइनस के 80, ठीक बात, प्लस के कैप ये माइनस 12 और माइनस के 9, तो आंसर कितना हो गया 1/49। ये कितना बन गया 40 आई कैप प्लस 42 आई कैप प्लस 14 जे कैप, ये कितना बनेगा अभी -21 के कैप। तुम बताओ 7 कॉमन आ रहा है कि नहीं आ रहा, 7/49 क्या बनेगा 6 आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस 3 के कैप, बताओ कितने कट गया 7 पे 1/7 6 आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस के 3 के कैप, ये किसके बराबर है सी वेक्टर के। आगे भी कर रहा हूं या कर लोगे, अगली बार बी क्रॉस सी क्या होना चाहिए ए वेक्टर, फिर सी क्रॉस से क्या होना चाहिए डी वेक्टर। क्या बेटे समझ में आया क्या, ये क्वेश्चन किसको सेटिस्फाई करता है, राइट हैंडेड ऑर्थोगोनल सिस्टम इन यूनिट वेक्टर इन स्पेस। आगे बात समझ, ये क्वेश्चन दोबारा बताऊं या समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहे हैं अभी, अल्फा बीटा 2 वेक्टर है, एक अल्फा है, अल्फा वेक्टर क्या दे रखा आपको 3 आई कैप माइनस के जे कैप, बीटा वेक्टर आपको कितना दे रखा है 2 आई कैप प्लस जे कैप माइनस के 3 के कैप। देन एक्सप्रेस बीटा इज इन द फॉर्म ऑफ, बीटा को तोड़ दिया गया दो में, बीटा 1 प्लस बीटा 2, और ये हो गए वेक्टर, ठीक बात है। और क्या कह रहा है अभी आगे, कह रहा है बीटा 1 जो वेक्टर होगा वो पैरेलल होगा किसके अल्फा के, एंड जो बीटा 2 वेक्टर होगा वो परपेंडिकुलर होगा किसके साथ अल्फा के, चलो अल्फा के साथ ये दोनों, ठीक है। तो कह रहा है फाइंड द वैल्यू, किसकी वैल्यू निकालनी है, मतलब बीटा को दो तरीके टुकड़ों में ऐड करके निकालना, कहने में बीटा 1 और बीटा 2 निकालना आपको, सीधे सीधे मतलब ये बीटा 1 और बीटा 2 निकाल के यहाँ रख दो तो अल्फा दो टुकड़ों में एक्सप्रेस हो जाएगा, बीटा इक्वल टू बीटा 1 प्लस बीटा 2। अब इस पूरे क्वेश्चन में आपको बीटा 1 और बीटा 2 की वैल्यू क्या समझ में आया। क्वेश्चन ने क्या दे रखा था, एक अल्फा वेक्टर दे रखा था, एक बीटा वेक्टर दे रखा था, कह रहा बीटा को आप अल्फा बीटा को बीटा 1 प्लस बीटा 2 में लिख के दिखाओ, कब, जब बीटा 1 पैरेलल हो अल्फा के साथ और बीटा 2 परपेंडिकुलर किसके साथ अल्फा। अब तुम मेरे को ये बताओ एक स्थिति क्या हो, बीटा 1 परपेंडिकुलर है किसके साथ अल्फा के साथ, अल्फा वेक्टर के साथ, इसका मतलब बीटा 1 इसका लैम्डा ऑफ अल्फा होगा नहीं होगा, ये बात तो कंफर्म थी। अगर नहीं है बीटा 1 का आंसर है कितना नहीं पता, पता है नहीं पता, अल्फा का आंसर कितना है 3 आई कैप माइनस के, क्या ये बात समझ आई। तो बीटा 1 वेक्टर का आंसर क्या होगा 3 लैम्डा आई कैप माइनस के लैम्डा, क्या बेटे ये बात समझ में आई। अगर लैम्डा का आंसर आ जाए तो बीटा 1 आ जाएगा, और आप ये भी जानते हो सर बीटा वेक्टर इक्वल टू बीटा 1 वेक्टर प्लस बीटा 2 वेक्टर है, तो बीटा 2 वेक्टर का आंसर क्या होगा बीटा वेक्टर माइनस बीटा 1 वेक्टर। अरे होगा कि नहीं होगा, बीटा वेक्टर आपके पास है क्या 2 आई कैप प्लस जे कैप माइनस के 3 के कैप माइनस बीटा 1 कितना आपके पास 3 लैम्डा आई कैप माइनस लैम्डा जे। तो इसको सोल्व करोगे कितना बढ़ गया अभी 2 प्लस 3 लैम्डा आई कैप, पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा 1 प्लस लैम्डा जे कैप और माइनस के 3 के कैप। क्या बेटे ये बात समझ में आ गई, अरे आएगी अच्छा माइनस आएगा 2 माइनस के, अब सही है। अरे क्या समझ में आया क्या 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 मैंने भाई मेरे को दे रखा था बीटा 1 वेक्टर जो है वो पैरेलल है अल्फा वेक्टर के साथ, तो बीटा 1 इक्वल टू लैम्डा ऑफ अल्फा वेक्टर होगा, अल्फा वेक्टर का आंसर मेरे पास था, तो बीटा 1 वेक्टर का आंसर अल्फा की टर्म में आ गया कि नहीं आ गया,
तो मैंने देखा बीटा का दो टुकड़े कर रखे हैं, बीटा 1 वेक्टर प्लस बीटा 2 वेक्टर। अरे बीटा 1 तो मेरे पास आ चुका, तो बीटा 2 क्या होगा? बीटा वेक्टर माइनस बीटा 1 वेक्टर। बीटा वेक्टर का भी आंसर था और बीटा 1 वेक्टर का भी आंसर, दोनों रखे, सोल्व किया, आंसर आ गया। किसका आंसर आ गया? बीटा 2 का। परंतु क्वेश्चन क्या करे, जो बीटा 2 है वो परपेंडिकुलर है किसके साथ? अल्फा वेक्टर के साथ। तो बीटा 2 वेक्टर डॉट अल्फा वेक्टर आंसर कितना आना चाहिए? 0 वेक्टर। करो अल्फा के साथ, तो 3 इंटू 2 माइनस 3 अल्फा माइनस 1 प्लस अल्फा, और ये तो 0 होगा, तो 0 के बात समझ जाएगी नहीं? अरे यहाँ के कैप ना ली तो बढ़ाएंगे तो 0 इंटू के कैप लिखना पड़ेगा। आई को आई से मल्टीप्लाई किया प्लस जे को जे से प्लस के को के से। क्या बेटे ये बात दोबारा बताओ या समझ में आ गई? सोल्व करो तो 6 माइनस 9 लैम्डा माइनस 1 माइनस के लैम्डा इक्वल टू 0। क्या बनेगा भैया? 5 माइनस 10 लैम्डा इक्वल टू 0, तो 10 लैम्डा इक्वल टू 5। लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई? 1/2। क्या बेटे ये बात दोबारा बताओ या समझ में आ गई? अब तुम बताओ लैम्डा की वैल्यू आप यहाँ रखोगे तो किसका आंसर आएगा? लैम्डा की वैल्यू आप यहाँ रखोगे किसका आंसर आएगा? बीटा 1 और बीटा 2 का आंसर यहाँ रखोगे, किसका आंसर? अल्फा का। किसकी टर्म में? अल्फा बीटा 1 प्लस सॉरी किसका आंसर आएगा? बीटा का। किसकी टर्म में? बीटा 1 प्लस बीटा 2। जोड़ोगे तो बीटा 1 ही जाएगा, जोड़ना नहीं तो का अलग अलग आंसर लिखना है। बीटा 1 का आंसर लिखोगे प्लस बीटा 2 का। दोबारा बताऊं या समझ में आ गया? देखो अजीब इसलिए लग रहा था क्योंकि कभी भी पूरे वेक्टर में बीटा बीटा यूज नहीं हुआ आपका, अल्फा लैम्डा ये यूज हुआ, इसलिए अजीब लग रहा था। ऐसा कुछ है नहीं क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन एक्सरसाइज में भी 12.5 में और 12.6 का एग्जाम्पल है। देखो इसमें कहीं भी हमने क्रॉस प्रोडक्ट का यूज नहीं किया, हर जगह किसका यूज था? डॉट प्रोडक्ट। चाहता तो आप कर सकते थे, पहला था क्रॉस प्रोडक्ट से कर सकते थे, पर हम क्यों पढ़े उसमें? तो इससे डायरेक्ट आंसर हमारा आ रहा है। बेटे दोबारा बताओ या समझ में आगे सभी को? अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन नंबर 20 क्या दे रखे हैं? ए कैप बी कैप सी कैप कैसे रख रहे हैं? यूनिट वेक्टर, ठीक है। और क्या दे रखे हैं? ए कैप डॉट बी कैप बराबर दे रखा है ए कैप डॉट सी कैप इक्वल टू 0। और कह रहा है एंगल बिटवीन बी कैप एंड सी कैप इक्वल टू कितना देखा? π/6। तो कह रहा प्रूव करके दिखाओ ए कैप का जो आंसर होगा प्लस माइनस 2 बी कैप क्रॉस सी कैप के क्या होगा? बराबर। बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन, समझने की कोशिश करें। कंसेप्चुअल क्वेश्चन ज्यादा है। आप ये बताओ ए कैप डॉट बी कैप का आंसर कितना है? आप ये बताओ बी ए कैप डॉट सी कैप का आंसर कितना है? इसका मतलब क्या हुआ? ए कैप परपेंडिकुलर किस पे? ए कैप परपेंडिकुलर किस पे? सी कैप। सही बात है। अरे नहीं, सोच के देखो एक बार, ए कैप यहाँ था, सुन बी कैप यहाँ है, ऐसे कहीं सी कैप पड़ा हुआ और इन दोनों के ऊपर एक वेक्टर परपेंडिकुलर है जो इसका नाम क्या है? ए कैप है। इसका मतलब ए कैप का आंसर इन दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट के बराबर रहा होगा। अरे समझे तो यही बात है? अरे आई कि नहीं? यही बात समझो, क्रॉस प्रोडक्ट का भी आंसर चाहिए। देखो ये रहा, इसका मतलब ये कंफर्म हो गया इन दोनों वेक्टर पे जो परपेंडिकुलर होगा इसका दोनों का क्या होगा? क्रॉस प्रोडक्ट होगा। इसका मतलब ए वेक्टर, आगे बात सुन, अरे ए वेक्टर किसके बराबर होगा? बी क्रॉस सी। पर ए वेक्टर है कैसा? इसका मतलब बी क्रॉस सी के अलोंग ये ए वेक्टर क्या रहा? यूनिट वेक्टर तो है या नहीं है? तो ए कैप इज यूनिट वेक्टर अलोंग बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। क्या बेटे ये बात समझ आ? अरे आई कि नहीं? इज
क्या होगा a कैप इक्वल टू b वेक्टर क्रॉस c वेक्टर अपॉन b वेक्टर क्रॉस c वेक्टर का मैग्नीट्यूड और इसके साथ क्या लगेगा प्लस और माइनस p कैप b वेक्टर है p कैप है नहीं हाँ कैप लगा देंगे कोई धन्यवाद की बात है तो जल्दबाजी में हट जाती है ठीक है हाँ समझाएगी बात ठीक है ये समझाना था सबसे बड़ा इंपोर्टेंट कंसेप्ट यहाँ था कि ये बात समझ में आएगी भाई इन दोनों पे परपेंडिकुलर ये वेक्टर होगा पर ये तो कैप है इसका मतलब यूनिट वेक्टर है तो इनके अलोंग यूनिट वेक्टर ये रहा आगे बात सुन अब देखो एक बात और करें जिसका अभी तक यूज नहीं किया कह रहा सर ये यूनिट वेक्टर है तो ये बात भी कंफर्म होगी ए कैप बी कैप और सी कैप का जो मैग्नीट्यूड है वो किसके बराबर होगा 1 के और इनके बीच में एंगल कितने का है एंगल तो हम भी निकाल सकते हैं सर साइन थीटा साइन थीटा कितना आंसर आएगा अरे इन दोनों के बीच में एंगल बी कैप क्रॉस सी कैप का मैग्नीट्यूड अपॉन बी कैप का मैग्नीट्यूड इनटू सी कैप का याद आ गई बात साइन कितना दे रखा है पाई बाई 6 बी कैप क्रॉस सी कैप का मैग्नीट्यूड ये सब कुछ कितना हो गया 1 अरे सब कुछ कितना हो गया 1 साइन 30 की वैल्यू 1/2 इसको तो क्या होगा मैग्नीट्यूड ऑफ बी कैप क्रॉस सी कैप का मैग्नीट्यूड क्या ये बात समझ में आ गई और ये कहानी अगर यहाँ उतारते हैं तो बताओ आंसर कितना बढ़ गया इसकी जगह कितना लिखा जाएगा 1/2 तो आंसर कितना बढ़ गया ए कैप इक्वल टू ट्वाइस प्लस माइनस बी कैप क्रॉस सी कैप क्या बेटे समझ में आएगा नहीं अरे भाई इसका आंसर निकाल लिया हमने एंगल वाले क्रम से क्योंकि इन दोनों के बीच में एंगल दे रखा था ना तो हमने भी एंगल निकाला तो तुम बताओ बी कैप क्रॉस सी कैप का मैग्नीट्यूड कितना है 1/2 वो 1/2 वैल्यू मैंने यार मेरा आंसर आ गया ये तो करना क्या समझ में आएगा नहीं आएगा आगे देख लो इस क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो दोबारा पूछो अच्छा क्वेश्चन है ये हाँ भाई आगे समझ सर रवि नहीं आया ना रवि हाँ भाई यूनिट वेक्टर है यूनिट वेक्टर साइन थीटा निकाल मैग्नीट्यूड ले मैं यूनिट वेक्टर मैग्नीट्यूड ले तो साइन थीटा किला निकाल दो यूनिट वेक्टर मैग्नीट्यूड यही है फॉर्मूला तो भाई वो वेक्टर में था साइन थीटा इक्वल टू ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर अपॉन ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड डॉट बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड अब ये वेक्टर की जगह यूनिट दे रखी यूनिट वेक्टर ले हाँ कोई और डाउट इस क्वेश्चन में अच्छा क्वेश्चन है अभी कंसेप्चुअल क्वेश्चन है ये सबसे अच्छा मीनिंग का क्वेश्चन है अरे आएगी नहीं एक बार समझ इससे इस चीज को समझना अच्छा कंसेप्ट था समझ आ गया तो अभी 12.6 तो आपकी होगी कंप्लीट एक्सरसाइज एग्जांपल कंप्लीट हो गए एक्सरसाइज के कितने क्वेश्चन दिए थे घर से अरे कितने दिए थे एक भी नहीं दिया अगले पीरियड में याद आ जाएगा कितने दिए डाउट देखो भी डाउट 12.5 के डॉट प्रोडक्ट के डाउट देखो क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है अभी व्हाट विल बी द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर के बीच में एंगल कितना होगा एक एक चीज नहीं लिखूंगा अभी ठीक है कब जब आपको क्या दे रखा है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल टू कितना है 0 वेक्टर और क्या दे रखा है अभी आपको ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना दे रखा है 3 बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना दे रखा है 5 और सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना दे रखा है 7 अच्छा क्वेश्चन है बहुत अच्छा क्वेश्चन है कह रहा है ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में एंगल कितना होगा आपको क्या चाहिए ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर एंगल तो अब तभी फाइंड आउट कर जब ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर आपके पास होगा क्या कर लोगे वैसे नहीं कर पाओगे अरे जब तक ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर नहीं होगा तब तक एंगल कैसे फाइंड आउट कर दोगे तो इसका मतलब आपको ये दे रखा है और अगर इसका स्क्वायर कर दिया हमने गलती से भी तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर आएगा बी वेक्टर डॉट और सी डॉट ए तीनों तो हमें बिल्कुल नहीं चाहिए क्योंकि और तीनों में कोई रिलेशन नहीं दे रखा कि जीरो वगैरह कुछ पड़ जाएंगे तो दिक्कत वाली बात क्या करें
आपको ए डॉट बी तो चाहिए। अगर ए और बी का स्क्वायर करूं, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का स्क्वायर करूं तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर आता है नहीं आता? तो बस ये करो, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर एक साइड रखो, माइनस बी वेक्टर दूसरी साइड रखो, दोनों साइड स्क्वायर कर दो। स्क्वायर करोगे क्या बनेगा? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का होल स्क्वायर इक्वल टू माइनस सी वेक्टर का होल स्क्वायर। इसका मतलब क्या होगा? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इंटू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। इसका मतलब माइनस सी वेक्टर इंटू माइनस सी वेक्टर। अरे ये तो होगा, होगा नहीं होगा? माइनस माइनस तो क्या हो जाएगा? प्लस। आंसर क्या बनेगा इसका? ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू सी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। आगे करो या कर लोगे? यहां से क्या आएगा? जब ए डॉट बी की वैल्यू आ गई तो cos थीटा कितना हो जाएगा? ए वेक्टर डॉट में अपॉन ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड टू। आगे कर लोगे नहीं कर लोगे? अभी इशू आगे समझ, लास्ट में समझ में आएगा नहीं आएगा? दोबारा बताओगे क्वेश्चन है समझ में आ गया? अगर ये कहता बी एंड सी के बीच में एंगल फाइंड आउट करना है तो क्या करते? बी और सी एक साइड बाकी टर्म और दोनों साइड क्या करते? स्क्वायर करते। ये क्वेश्चन दोबारा बताऊंगा या समझ में आ गया? आगे सभी को। अब क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे तो 12 क्या दे रखा है? देखो वही क्वेश्चन है, देखो समझने की कोशिश करना। एक वेक्टर ए वेक्टर दे रखा है, अभी समझा ये क्वेश्चन। 5i कैप माइनस 2j कैप प्लस 5k कैप कह रहा है एज द सम ऑफ टू वेक्टर। इस वेक्टर को लिखो एज द सम ऑफ टू वेक्टर। तो मैंने ए वेक्टर को लिख दिया एज द सम ऑफ टू वेक्टर, बीटा 1 प्लस बीटा 2 वेक्टर के सम में। क्या समझ में आई ये बात? ये कह रहा है एक वेक्टर को लिखो दो वेक्टर के सम में, लिख दिया। और क्या कह रहा है? वन इज पैरेलल टू बी वेक्टर, अगर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर, उनमें से एक बी वेक्टर के एक ए वेक्टर के पैरेलल है। अब बी वेक्टर दे रखा ना, एक और दे रखा बी वेक्टर। बी वेक्टर क्या दे रखा? बी 3i कैप प्लस k कैप, 3i कैप प्लस k कैप। तो कह रहा है एक वेक्टर उनमें से एक बीटा 1 वेक्टर एक तो पैरेलल है बी वेक्टर के और उनमें से एक परपेंडिकुलर किसके? बी वेक्टर। वो तो बात थी, एक अल्फा की पैरेलल एक अल्फा की परपेंडिकुलर। अब अल्फा की जगह क्या आ गया? बी आ गया। अरे आई कि नहीं आई बात समझ? सेम क्वेश्चन है, कह रहा है एक ए वेक्टर है, इस वेक्टर को दो पार्टों में तोड़ दो एज द सम ऑफ टू वेक्टर्स। ए वेक्टर को लिखा है द सम ऑफ टू वेक्टर, उनमें से जो एक वेक्टर है इस बी वेक्टर के साथ पैरेलल है, एक वेक्टर इस बी वेक्टर के साथ क्या है? परपेंडिकुलर है। बेटे क्या कर सकते हैं? पहली बात क्या होगा? सर पैरेलल है तो बीटा 1 वेक्टर इक्वल टू लैम्डा ऑफ बी वेक्टर। तो बीटा 1 आपके पास है नहीं, पर लैम्डा ऑफ बी वेक्टर कितना है? 3i कैप प्लस k कैप। तो बीटा 1 वेक्टर का आंसर कितना मिलेगा? 3 लैम्डा i कैप प्लस लैम्डा k कैप। बीटा 2 का का आंसर बोलो बीटा 2 का आंसर क्या बनेगा? ए वेक्टर माइनस बीटा 1 वेक्टर ए वेक्टर है कितना? 5i कैप माइनस k j कैप प्लस k 5k कैप माइनस बीटा 1 का आंसर कितना है? 3 लैम्डा i कैप प्लस लैम्डा k कैप। तो क्या बन गया आंसर भी? 5 माइनस 3 लैम्डा i कैप, उसके बाद माइनस के 2 j कैप प्लस 5 माइनस लैम्डा k कैप। क्या बेटे बात समझ आ गई ना? तो कह रहा है ये बीटा 2 वेक्टर है आपका, ये परपेंडिकुलर है किसके साथ? बी वेक्टर के साथ। तो इनका दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट होगा कितना होगा? 0। वहां से किसकी वैल्यू आएगी? लैम्डा की। लैम्डा की वैल्यू यहाँ भी रखोगे, यहाँ भी रखोगे, बीटा 1 भी आएगा आपके पास, बीटा 2 भी आएगा, दोनों के बीच में क्या लगा दोगे? प्लस। तो ए वेक्टर को दो वेक्टर के सम में क्या कर दिया? एक्सप्रेस कर दिया। ये आपकी समझा? फिर आपने डाउट मुझे समझा दिया, अब तो समझ में आ गया। अभी लास्ट में दोनों क्वेश्चन समझ में आए या दोबारा बताऊंगी? किसी बच्चे को ये दोनों क्वेश्चन दोबारा बताने समझ में आ गया? आगे अगले डाउट देखो। अब अगला देखो क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन में दो पार्ट दे रखे हैं। पहला पार्ट दे रखा है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर है ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर। तो कह रहा है प्रूव करके दिखाओ ए वेक्टर इज इक्वल टू 0 वेक्टर, बी वेक्टर इज इक्वल टू सी वेक्टर, या ए वेक्टर परपेंडिकुलर किस पे होगा? बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर। ठीक है,
आगे बात सुन। तो तुम ये बताओ इस चीज का मतलब तो ये हुआ कि सर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर इक्वल टू 0 वेक्टर। अरे होगा कि नहीं होगा? तो ऐसा है तो ए क्या आ गया? तो क्या बच गया? डॉट बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर इक्वल टू 0। आपको मैंने स्टार्टिंग में बेसिक में पढ़ाया था, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट अगर 0 के बराबर है, या तो पहला वेक्टर 0 वेक्टर होगा या दूसरा 0 वेक्टर हो गया, या दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा? या दोनों एक दूसरे क्या होंगे? परपेंडिकुलर। अरे आई नहीं आई बात समझ में? तो यदि सर ऐसा है तो इफ या तो ए वेक्टर इक्वल टू 0 वेक्टर होगा और या बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर इक्वल टू 0 वेक्टर होगा और ए वेक्टर परपेंडिकुलर किस पे होगा? बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर। क्या बेटा ये बात समझ में आई? तो यहाँ से तो ए वेक्टर इक्वल टू 0 वेक्टर आ गया और यहाँ से क्या आ गया? बी वेक्टर बराबर क्या आ गया? सी वेक्टर। और यहाँ से क्या आ गया? ए वेक्टर परपेंडिकुलर किस पे? बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर पे। कहानी दोबारा बताऊं या समझ में आ गया? ये पूछा था वैसे। अगला क्वेश्चन, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इंटू ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इक्वल टू 0 वेक्टर है। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इंटू ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट है किसके बराबर है? 0 के बराबर है। तो कह रहा है प्रूव करके दिखाओ ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड किसके बराबर होगा? बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड। कई बार मैं 0 बोल जाता, कई बार 0 वेक्टर ही संभाल लेना। अगर डॉट प्रोडक्ट हो तो 0 होगा, क्रॉस प्रोडक्ट हो तो 0 वेक्टर होगा। ठीक है, तो क्या बनेगा बेटे? ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस माइनस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इक्वल टू 0। तुम बताओ ये क्या बढ़ गया? ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस ए वेक्टर डॉट प्लस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर लिख सकता हूँ। कॉम्यूटेटिव लॉ को क्या करता है? सैटिस्फाई। प्लस बी माइनस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इक्वल टू कट के, तो ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर किसके बराबर होगा? तो तुम बताओ ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड किसके बराबर होगा? दोबारा बताऊं या समझ में आ गया? आगे अरे दोनों पार्ट दोबारा बताने या समझ में आ गया? आगे अगला देखो क्वेश्चन नंबर 19। 19वां क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन क्या देखा? देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, नहीं आया तो गलती आपकी है। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल टू 0 वेक्टर। ठीक है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना देखा है? 3, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना देखा है? 4, सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना देखा है? 5। ठीक बात है। और क्वेश्चन क्या चाहता है? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर का आंसर कितना आएगा? इसका मतलब ए वेक्टर डॉट बी, बी डॉट सी, सी डॉट ए। इसका क्या करना पड़ेगा? प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर के मैग्नीट्यूड करेंगे तब आंसर कितना आएगा? 0। इसका स्क्वायर करेंगे तब आंसर कितना आएगा? 0। और मैग्नीट्यूड का स्क्वायर का आइडेंटिटी लगा सकते हैं। ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस 2 बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस 2 सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर इक्वल टू 0। क्या इसका आंसर आपके पास है? क्या इसका आंसर आपके पास है? इसका आंसर है। दो कॉमन लेके बताओ इसका आंसर नहीं निकाल सकते? इसका सेकंड पार्ट 19 का सेकंड पार्ट सेम यही है भी 19 का सेकंड पार्ट। ठीक है, कोई इसका जो सेकंड पार्ट है उसमें भी सेम काम यही कर रखा है के हिसाब से 19%। ये सही है, ये 9 पुराने मैथ के हिसाब से 19 वाला पुराने मैथ के हिसाब से 19 अलग है क्या? तो अलग समझा देकर क्या हो गया? थोड़ा थोड़ा इसमें तो ये सारे समझा दो। उसके बाद जो मैं ये तो कह रहा हूँ जो डाउट हो जाए वो दे देना, बाकी थोड़ी जाऊंगा। जो आपके अलग डाउट बचे वो डाउट दे देना मेरे को। अगले में कह रहा है भाई, इसका अगले पार्ट पे कह रहा है ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर का सम, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का जो आंसर हो कितना दे रखा है? 0। आंसर कितना दे रखा है? 0 वेक्टर। ठीक है, और कह रहा है ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर यूनिट वेक्टर है। आपकी बार इनकी जगह सबका आंसर कितना दे दिया? 1। क्या ये बात समझ में आई? तो कह रहे हैं इसका आंसर निकाल के क्या नहीं निकाल दो फिर सर? अरे आएगा नहीं आएगा? मैं आपसे डायरेक्ट पूछूं तो कितना आंसर होना चाहिए? 1 1 1 -3 बाई 2 -3। क्या समझ में आएगा नहीं आएगा? आगे चलो एक क्वेश्चन और करते हैं। 21वां देखा, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर
and B vector have same magnitude, कह रहा है A वेक्टर और B वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, पर उन दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है, सेम है। आगे बात समझ, सच दैट क्या दे रखा है, एंगल बिटवीन जो A वेक्टर और B वेक्टर, A वेक्टर एंड B वेक्टर के बीच में जो एंगल है वो कितना दे रखा है, 60 डिग्री का दे रखा है। कितने का दे रखा है अभी, 60 डिग्री का। फाइंड देयर प्रोडक्ट, नहीं उनका प्रोडक्ट कितना दे रखा है, उनका प्रोडक्ट स्केलर प्रोडक्ट कितना दे रखा है, 1/2। तो कह रहा है A वेक्टर और B वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या रहा होगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अरे आपके अकॉर्डिंग cos थीटा क्या रहना चाहिए, A वेक्टर डॉट B वेक्टर। ये बात समझ में आ गई। cos थीटा cos 60 इज इक्वल टू A वेक्टर 1/2 और मैग्नीट्यूड A वेक्टर, और B वेक्टर का भी आंसर कितना है, क्या ये बात समझ में आ गई। एक का निकालने दोनों के बराबर है। cos 60 कितना होता है, 1/2 1/2 इज इक्वल टू 1/2 अपॉन A वेक्टर के मैग्नीट्यूड का 1/2 से क्या घट गया 1/2, तो A वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर किसके बराबर आ गया, A वेक्टर बराबर B वेक्टर बराबर कितना आना चाहिए 1। क्या बेटा क्वेश्चन दोबारा बताऊं या समझ में आ गया, आगे तो आपके 4 क्वेश्चन और बचिए डाउट में, लास्ट पीरियड में देखेंगे, ठीक है। तो कुछ मैंने डॉट प्रोडक्ट के डाउट समझाए इस लेक्चर में, कुछ मैंने क्रॉस प्रोडक्ट के क्या समझाए, क्वेश्चन समझाए। आगे